नमस्ते आचार्य जी। मेरा सवाल सोशल मीडिया को लेकर के है। सोशल मीडिया पर एक ये प्रचलन मैं आज अपने आस-पास देख रही हूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इस सभी चैनल्स पर, जहाँ पर इस बात पे एम्फसाइज़ किया जाता है कि एजुकेशन डज़न्ट मैटर। और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या कई ऐसे यूट्यूबर हैं, जो बहुत ही बेसिक या बिल्कुल ना के बराबर एजुकेशन लेकर के भी अ, इस चीज़ को बहुत ही प्राउडली पुट करते हैं कि हम तो बहुत पैसा कमा रहे हैं और जो 9 टू 5 जॉब करते हैं, हम उनसे एक बहुत ही बेहतर लाइफ़स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। सो इस चीज़ का जो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर की तरह रखते हैं इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर, तो जो हमारा यूथ है, जो टीनेजर्स हैं, उन पर एक इस तरीके का इम्पैक्ट आ रहा है कि एजुकेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 9 टू 5 जॉब में सिर्फ़ फ्रस्ट्रेशन है और आपको किसी के यहाँ बंद करके काम करना है, तो आप उससे बहुत ही कम या बिल्कुल ही ना के बराबर एजुकेशन में भी एक स्टार्टअप खोल के या कोई भी छोटा-मोटा धंधा खड़ा करके, अब वो भले ही गली में कोई रेहड़ी लगानी हो या चाट पकौड़े का धंधा हो, इस तरीके के छोटे-मोटे कामों से भी एक बहुत ही बेहतर और इंडिपेंडेंट लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड कर सकते हैं और पढ़ाई का इतना कोई मूल्य नहीं है। और इस चीज़ का एक छोटा-सा प्रभाव मैं अपने आस-पास भी देखती हूँ, जहाँ पे मेरे घर में ही मेरे भाई, मेरे कज़िन जो हैं, वो कॉलेज में पढ़ाई की जगह ज़्यादातर इंस्टाग्राम और स्टार्टअप की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं। और इसी के संदर्भ में एक डेटा भी मैंने पाया कि जहाँ जो ये कहता है कि इंडिया में 55% ऑफ द यूथ इज़ अनएम्प्लॉयबल। तो मैं इसको एक साज़िश की तरह देखती हूँ कि जहाँ पर इस डेटा को छुपाया जा सके। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको हम रोकने के लिए या इसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं अपने यूथ पर इस तरीके के प्रभाव को? धन्यवाद। देखिए, इसका इसका कारण वो युवा लोग नहीं है जो कह रहे हैं कि पढ़ाई की माने ज्ञान की कोई बहुत कीमत नहीं है। इसका कारण समाज है जो ज्ञान को सम्मान, महत्व, मूल्य देता नहीं है। ये शुरुआत कोई आज से थोड़ी हुई है। आज से आप 40 साल भी पीछे चले जाओ। एक बात बताइएगा, आप बीएससी करना पसंद करते थे या बीटेक? जी, बीटेक। बीटेक। वहां भी क्या बात थी? प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन की पढ़ाई पीछे आती है। ये बताओ कौन सी पढ़ाई से पैसा मिलेगा? उसी में तो बीटेक की इतनी कीमत हो गई ना। बीएससी की कीमत क्यों नहीं है? बीटेक की कीमत क्यों है? साइंस टेक्नोलॉजी से बहुत ऊपर की चीज होता है। साइंस माँ होता है और टेक्नोलॉजी तो बच्चा होता है। बच्चा कई बार उपद्रवी बच्चा होता है। साइंस ना हो तो टेक्नोलॉजी हो नहीं सकती। लेकिन बीएससी की कोई कीमत नहीं, बीटेक की इतनी कीमत क्यों है? क्योंकि समाज कहता है कि इज्जत तो पैसे को देंगे। आपने साइंस पढ़ रखी होगी, समाज आपको इज्जत ही नहीं देगा। और जिस चीज को समाज मूल्य नहीं देता, उस चीज के लिए वो कोई धनराशि भी क्यों देगा किसी को? अब बीटेक में भी आ जाइए, तो एक कैंपस की कीमत दूसरे कैंपस से ज्यादा क्यों लग जा रही है? एक कैंपस में एडमिशन लेने के लिए सब क्यों आतुर है दूसरे की अपेक्षा? प्लेसमेंट। जिस एक कैंपस में भी आ जाइए तो उस कैंपस में एक ब्रांच में सब क्यों घुसना चाहते हैं दूसरी ब्रांच की अपेक्षा? प्लेसमेंट। क्योंकि ये जो बच्चा है ना, जो 17 साल का है और आईआईटी जेईई या कुछ क्लियर करके आया है, इसको ये थोड़ी बताया गया था कि तुम्हारी जिंदगी में ज्ञान की कीमत है और तुम पढ़ाई ज्ञान के लिए करने जा रहे हो। उसके मन में तो बचपन से ये ठूसा गया, पूरा माहौल ही ऐसा था कि पढ़ाई का उद्देश्य पैसा है। पढ़ाई का उद्देश्य पैसा है। और उसी पैसे के लालच में उसने अपने प्रवेश परीक्षा की भी तैयारी करी। आप ये जितने आईआईटी जेईई के एप्लीकेंट्स हैं, इनको बता दीजिए प्लेसमेंट नहीं होता है आईआईटी में। उसके बाद देखिए कि इनमें कितनी ऊर्जा बचती है।
कोटा में चले जाइए और नगाड़ा पीट दीजिए कि आईआईटीज में अब से प्लेसमेंट होना बंद हो गया है। फिर देखिए कि वो पूरा शहर उजड़ जाता है कि नहीं। पीछे जाइए ना, जब ये 5 साल का था तो इस बच्चे ने अपने बाप को पैसे के पीछे दौड़ते देखा। इसने देखा कि इसकी माँ को इज्जत मिलती है जब वो ज्यादा बड़े गहने पहनकर शादियों में जाती है। इसके चाचा ताऊ दादा सबने आकर के उसको यही बोला, पैसा कमा, पैसा पैसा। ज्ञान कमा कभी किसी ने बोला क्या? ज्ञान कमा बोला क्या? तो अगर पढ़ाई भी पैसे के लिए ही करनी है तो मैं क्यों करूं पढ़ाई अगर पैसा बिना पढ़ाई के मिलता हो? तो मैं कैसे दोष दे दूं जो ऐसी बात कह रहे हैं उनको? बताइए। आईआईटी में भी घुसना है अगर सिर्फ पैसे के लिए तो लक्ष्य क्या है? पैसा। और अगर वो पैसा हासिल हो जाए बिना पढ़ाई के ही तो बुरा क्या हो गया? तो लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं या कह रहे हैं हमें पढ़ाई करनी ही नहीं, क्योंकि अंत में तो पैसे ही कमाना था ना। मम्मी आपने ही बचपन से बोला कि डॉक्टर बन जाओ या कुछ बन जाओ, वकील बनो, इंजीनियर बनो, मैनेजर बनो, जो भी बनो। काहे के लिए? पैसे के लिए। जब पैसा ही चाहिए तो पढ़ाई क्यों करवा रहे हो? मैं पैसा ऐसे ही ले आ दूंगा। और अब मुझे 2-4 आदर्श भी मिल गए, रोल मॉडल, कुछ उद्योग की दुनिया से, कुछ सोशल मीडिया पर जो कह रहे हैं देखो हमने कोई पढ़ाई नहीं करी है लेकिन हमारे पास पैसा अथाह है। तो कहता है देखो ले दे करके कमाना तो पैसा ही है ना, तो काहे के लिए पढ़े? इसके लिए सामाजिक मूल्य व्यवस्था जिम्मेदार है, इसके लिए परिवार जिम्मेदार है जिसमें वो बच्चा बड़ा हो रहा है। जिस दिन प्लेसमेंट लग जाता है उस दिन कौन याद रखना चाहता है कि 5वें सेमेस्टर में क्या पढ़ा था और 8वें में क्या पढ़ा था? और ज्यादातर तो अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो और इंजीनियरिंग की बात करूं क्योंकि उससे मेरा परिचय थोड़ा ज्यादा है, तो जो नौकरी लगती है उसका कई बार तो आपके ज्ञान से कोई संबंध भी नहीं होता। करी होती है आपने मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग, और हिंदुस्तान में नौकरियां ज्यादा लगती हैं सॉफ्टवेयर में और डेटा साइंस में। ज्ञान को तो हम तुरंत लात मार देते हैं, हम कहते हैं 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, नौकरी अगर लग रही है कोडिंग में तो 2 महीने कोडिंग पढ़ के जल्दी से नौकरी ले लो। कोडिंग भी तो ऐसा लगता है कि कुछ इंजीनियरिंग का काम है। उसको रिटेल में नौकरी मिल जाए वो वहां घुस जाएगा। उसको किसी बड़े रिटेलर के यहाँ शॉप फ्लोर पर नौकरी मिल जाए वो वहां भी घुस जाएगा बशर्ते उसको पैसा ठीक मिल रहा हो। ज्ञान की क्या कीमत है? पढ़ाई में तो मन तब लगे ना जब हमने ज्ञान को इज्जत दी हो। कभी हमारे घरों में ज्ञान को इज्जत दी जाती है क्या? ज्ञानी तो कोई आ जाए तो हम उसका मजाक उड़ा दें, और कोई घूसखोर हो 1 नंबर का, अव्वल बेईमान चोर आदमी, लेकिन पैसा उसके पास बहुत हो, हमारे घरों में आ जाता है तो देखा हम कितनी इज्जत देते हैं उसको। अभी होली बीती है, आपके घर में कोई ज्ञानी आ जाता है, कोई बढ़िया रिसर्चर है, लेकिन उसको ग्रांट ऐसे ही मिलती हो बस 20-40 हज़ार रुपए, आप उसको इज्जत देते हो क्या? देते हो? और साइंटिस्ट वगैरह के काम में आमतौर पे बहुत पैसा नहीं रहता है इतना कि अपना खर्चा पानी मस्त चलेगा, पर ऐसा नहीं होता कि आप करोड़पति बन जाओगे साइंटिस्ट बन के। आप अपनी अलग से उसमें पेटेंट करा के अपनी फिर कंपनी खोलो और फिर उसका व्यापार करो, अलग बात है, तब हो सकता है एडिसन की तरह। नहीं तो जो वैज्ञानिक है, जो ज्ञान का काम कर रहे हैं लोग, जो रिसर्च का काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, उनके पास आमतौर पर पैसा नहीं रहता। तो होली पे जब वो हमारे घर आते हैं तो उनको पिछले साल की गुजिया खिलाई जाती है। तुम्हारे लिए यही ठीक है? फटी चप्पल। अब कभी साइंटिस्ट का लोक संस्कृति में चित्र भी देखिएगा तो ऐसा ही मिलेगा। साइंटिस्ट माने उड़े हुए बाल, उजड़ी हुई सूरत, बेरौनक चेहरा, फटी शर्ट और फटी चप्पल, ये साइंटिस्ट है हमारा, हम उसको इज्जत देते हैं क्या? और सरकारी नौकरी के लिए हर कोई दीवाना है, वो कह रहे हैं किसी तरीके से मैं एकदम निचले दर्जे की भी सरकारी नौकरी में घुस जाऊं। कोई नहीं देखेगा कि ये
किस पद पर काम कर रहा है ये देखा जाएगा, इसके पास पैसा कितना है। और मुझे तुम कोई भी पद दे दो, पैसा तो मैं बना लूंगा। मुझे सरकारी नौकरी में तुम कोई भी पद दे दो, पैसा तो मैं बना ही लूंगा। वो कला तो भारत में हर कोई जानता है, खानदानी है बिल्कुल। और एक बार पैसा हो गया तो कौन पूछेगा किस पद पर काम करते हो। वो तो ये देखेंगे कि गाड़ी कितनी लंबी है। लंबी गाड़ी लेके खड़ा हो जाऊंगा होली पे, सब इज्जत देंगे। और वहीं पे वो रिसर्चर खड़ा हुआ है चप्पल फटकारता, उसको कौन पूछता है। अब हम कैसे दोष दें अपने लड़के लड़कियों को अगर वो कह रहे हैं ज्ञान चाहिए ही नहीं, ये ज्ञान की प्रक्रिया में फालतू 5-7 साल अतिरिक्त लगते हैं, हमें ज्ञान चाहिए ही नहीं, हम तो कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करके पैसा बनाएंगे। और शॉर्ट टर्म कोर्स करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी कर लो, यूट्यूबर बन जाओ या चाट पकौड़ी का कोई ठेला लगा दो और उसको महिमा मंडित कर दो। ज्ञान का क्या करना है। हमारा समाज क्या ज्ञान की कीमत करता है। आप भारतीय समाज को देखिए, क्या आप कहेंगे कि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है? कहेंगे क्या? और विशेषकर उत्तर भारत में आपको मालूम है, मैं देख रहा था कि पब्लिक लाइब्रेरीज भारत में कितनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 200 और केरल जैसे छोटे राज्य में 8-9 हजार। हम ज्ञान की इज्जत करते हैं क्या? हाँ, पब्लिक लाइब्रेरीज का डेटा देखेंगे भारत में, आपके होश उड़ जाएंगे। और जहां ज्ञान ज्यादा है उन जगहों पे आप पाओगे कि कैपिटल ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरीज पता है कहां है? केरल में और पश्चिम बंगाल में। वो लोग पढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यहां नहीं ज्ञान किसी को चाहिए। यहां ज्ञान बस चाहिए तो यूपीएससी के लिए, उतना ही ज्ञान चाहिए यूपीएससी क्लियर हो जाए, उसके बाद तो फिर अब मौज। हम यंगस्टर्स बहुत आसानी से हर चीज डाल देते हैं। यंगस्टर्स के साथ मेरा रिश्ता ये है कि उन्हें मैं डांटूं तो डांटूं, जब कोई और उन पे चढ़ता है तो मैं उनकी तरफ खड़ा हो जाता हूं, कहता हूं नहीं बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं। हम क्यों अपने यंगस्टर्स को दोष देना चाहते हैं मुझे बताओ तो। उसको हमने बचपन से खुराक ही किस चीज की पिलाई है? पैसे की, चकाचौंध की। अब वो कह रहा है मम्मी एक बात बताओ, ये जो मुझे पढ़ाया जा रहा है ग्रेजुएशन में, इससे पैसा बनेगा क्या? तो मम्मी को भी मानना पड़ेगा कि जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जा रहा है उससे पैसा तो नहीं बनेगा। तो बोल रहा मम्मी छोड़ो ना, मुझे कुछ और करने दो, एमएलएम करने दो, और बहुत चीजें आ गई हैं जिनसे लगता है कि एज दे से टू मेक अ क्विक बक, खट से धनराशि बरसने लगेगी छप्पर फाड़ के। अभी मम्मी कहती है अरे ये कैसा आज के यंगस्टर्स हैं, आज पढ़ाई नहीं करना चाहते। क्यों पढ़े? या तो आप ज्ञान को इज्जत देना शुरू करिए समाज में, नहीं तो बच्चों से उम्मीद मत करिए कि वो पढ़ेंगे। तो माहौल ये है कि स्कूलों में भी जो टॉपर होता है उसको नहीं इज्जत मिलती, जो फ्लेम्बॉयंट डूड होता है उसको इज्जत मिलती है। स्पोर्ट्स कार जिसको पिक करने आती है ना बच्चे को, उसको इज्जत मिल रही है। टॉपर को क्या इज्जत मिलनी है? और टॉपर तो अब स्कूल पता भी नहीं लगने देते, ग्रेड्स आ गई हैं, कैसे पता लगा टॉपर कौन है? 25 लोगों की ए ग्रेड है, टॉपर कौन है क्या पता? और फेल अब किसी को होने नहीं दिया जाता, तो फेल होने पर जो इज्जत जाती थी वो भी अब नहीं जाती, सभी पास हो जाते हैं। बहुत सारी निचली क्लासेस में तो उनका परिणाम ही नहीं घोषित करते, रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करते, बस बोल देते हैं पास्ड एंड प्रमोटेड। तो बताओ वहां पर एक बच्चे को दूसरे बच्चे के ऊपर कैसे कोई इज्जत दे दे? दोनों बराबर हो गए, पास्ड एंड प्रमोटेड। फिर वहां इज्जत इस बात से मिलती है कि ज्यादा फ्लैशी क्लोथ्स पहन के कौन आया था, और कौन बता पा रहा है कि मेरे घर में अभी लेटेस्ट गेमिंग इक्विपमेंट आ गया है 7.5 लाख का। स्कूलों में भी ज्ञान से बच्चे की औकात नहीं नापी जा रही है, स्कूलों में भी अभी यह सब हो गया है। और ये तो एक स्कूल के अंदर की बात है, और एक बच्चा जाता हो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने और वहां का डफर हो,
और दूसरा जाता है किसी साधारण पब्लिक स्कूल में पढ़ने और वहां का टॉपर हो, तो ये पूछा भी नहीं जाएगा कि डफर कौन है और टॉपर कौन है। इतना ही काफी है कि एक पढ़ता है लाखों की फीस वाले इंटरनेशनल स्कूल में आईबी, और एक पढ़ता है कोई साधारण सरकारी सीबीएसई में। वो हो सकता है टॉपर वगैरह, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो अपने स्कूल का नाम बताएगा कि मेरे स्कूल का नाम है ढेंचा फेंचा इंटरनेशनलो, वो जीत गया। इंटरनेशनलो बोलते ही वो जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि मां बाप ने ऐसा सिखाया है। मां बाप खुद मुंह फाड़ के खड़े हैं कि काश वो इंटरनेशनलो हमें भी छूने को मिल जाए। आप लोग अमेरिका को समझते हो ना कि भोग का देश है, आप बहुत गलत समझते हो। अमेरिका में लक्ष्मी सरस्वती के पीछे पीछे आई हैं। पहले ज्ञान है वहां, इसलिए समृद्धि है। और भारत सोच रहा है बिना ज्ञान के समृद्धि ले आ लेगा। हम पगला गए हैं बिल्कुल। हम अमेरिका तो कभी गए नहीं। हमें तो अमेरिका के बारे में घटिया फिल्मों और मरियल मीडिया ने बताया है। और ये बताते हैं कि अमेरिका माने वहां पे बिल्कुल सड़कों पे सेक्स हो रहा है और इमारतों से डॉलर बरस रहे हैं। माने भोग की जितनी चीजें वहां चल रही हैं, इतने बड़े बड़े वहां पे बर्गर हैं, वो मुफ्त उछाले जा रहे हैं चौराहे पे और लोग उसको पकड़ पकड़ के खा रहे हैं, बर्गर इतने बड़े बड़े। अमेरिका को तो हमने बिग एप्पल बना दिया है ना। लेट अस सिंक, लेट ईच ऑफ अस सिंक आवर टीथ इन द बिग एप्पल। एप्पल भाई, वो एप्पल बाद में है, वो पहले दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। पता करिएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें किन देशों में बिकती हैं। पता करिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी कहां जाती हैं, प्रकाशित कहां होती हैं, सब पढ़िए। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज किस देश में है ज्यादा, वो पता करिए। इनोवेशन कहां सबसे ज्यादा हो रहा है, पेटेंट कहां सबसे ज्यादा हो रहे हैं, ये पढ़िए। साइंस में, टेक्नोलॉजी भी हटाइए, साइंस में ब्रेक थ्रू सबसे ज्यादा कहां हो रहे हैं, ये पढ़िए। नोबेल प्राइज साइंस में, प्योर बेसिक साइंसेज में कहां मिल रहे हैं, ये पढ़िए। चूंकि उनके पास ज्ञान की सरस्वती है, इसीलिए पीछे पीछे उनके पास धन की लक्ष्मी है। जहां ज्ञान की सरस्वती नहीं होती वहां धन की लक्ष्मी नहीं आने वाली। ये भारत को नहीं समझ में आ रहा। भारत से ज्यादा सरस्वती की पूजा, भारत से 1000 गुना ज्यादा सरस्वती की पूजा अमेरिका कर रहा है, और करी है उसने, इसीलिए आज वो अमेरिका है। हमको लग रहा है चालूपना करके, जुगाड़ करके हम पैसा कमा लेंगे। कमा लोगे कोई 1000, 2000 या लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। और अगर हजारों लाखों लोग जुगाड़ में लगेंगे तो कोई एकाध तो और ज्यादा भी कमा लेगा। उस एकाध को उदाहरण या आदर्श नहीं बनाया जा सकता, वो तो अपवाद है, एक्सेप्शन। आप 10 करोड़ बंदरों को लेकर भी जुगाड़ पे लगा दीजिए तो उसमें से एक बंदर करोड़पति हो जाएगा। क्या उस एक बंदर का उदाहरण लेके हम कह सकते हैं कि जुगाड़ करने से करोड़पति हो जाता है आदमी? भारत में यही है। इतनी जनसंख्या है कि सब लोग अगर मूर्खताएं करें तो उन मूर्खताओं के बावजूद 1-2 लोग तो करोड़पति निकल ही आएंगे। तो उन 1-2 लोगों को दिखा के हम थोड़ी सिद्ध कर देंगे कि मूर्खता करने से आदमी करोड़पति हो जाता है। अच्छे से समझ लीजिए, आपको अगर धन भी चाहिए तो धन ज्ञान के पीछे आता है। इसीलिए मैं बोला करता हूं कि दुनिया देखनी जरूरी है। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप विदेश यात्रा कर सकें तो कम से कम विदेशों के बारे में पढ़िए। और अब तो इंटरनेट है, सचमुच देखिए कि वहां का जीवन कैसा है और लोग कैसे हैं। हमारे मन में बड़ी विचित्र छवि आ गई है। गोवा की छवि बना देंगे कि वहां बीच है और वहां बस बीच पर जबरदस्त भोग का नंगा नाच चल रहा होता। और जी, गोवा एक हरित प्रदेश है, शांत, ठहरा हुआ और हरा। लेकिन जो गोवा नहीं जाएगा वो सोचेगा कि गोवा का तो मतलब होता है कि वहां बस बीच पर उपद्रव चल रहा है हर समय और बिकनी चल रही है, यही हो रहा है, और बियर चल रही है। वो सब कुछ गोवा का 1% है। गोवा 99% एक रमणीक, हरी, शांत जगह है जहां आपको मौन मिलेगा, शांति मिलेगी, साफ हवा मिलेगी, समुद्र मिलेगा, अच्छी धूप मिलेगी।
और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। पर मीडिया हमें बता देता है, कोई भी हमें, मीडिया का काम है हमें ललचाना। फिल्म नहीं चलेगी ना। अगर आपको फिल्म दिखाई जाए जिसमें गोवा के नाम पे आपको हरियाली दिखाई जा रही है, आप देखोगे नहीं। आपको अगर गोवा की कोई फिल्म बताई जाए तो आप ये सोच के जाओगे कि इसमें बिकिनी देखने को मिलेगी। वहां बस हरियाली दिखा दी तो मन खराब हो जाएगा। वैसे ही अमेरिका है या जर्मनी है, इनको लेके तो हमारे पूरे मन में ही यही है कि बस वहां पर क्या है, लास वेगास है, कैसीनो है। और न्यूयॉर्क का मतलब है कि आदमी वहां पैसा कूट रहा है जबरदस्त तरीके से, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चल रही है। आप पढ़िएगा कि दुनिया के खूबसूरत शहर कौन से हैं, ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, उनमें भी न्यूयॉर्क का नंबर आता है। लेकिन आपके सामने कहा जाए न्यूयॉर्क, तो आपके मन में ब्यूटी शब्द कभी आएगा ही नहीं। आपके मन में शब्द आएगा मनी। ठीक, न्यूयॉर्क का संबंध किससे है? मनी, फाइनेंस, मनी। जबकि न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में भी है। यह बात हमें कोई नहीं बताएगा। हम गरीब रहे हैं तो रहे हैं, हम इतने गंवार हो गए कि हमारे लिए पैसा ही सब कुछ हो गया। गरीबी बहुत छोटी समस्या होती है, गंवार हो जाना बहुत बड़ी समस्या होती है। हम जाहिल हो गए, हम मन से गरीब हो गए। तन से गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है, तन की गरीबी हट जाती है। मन की गरीबी कैसे हटाऊं? अमेरिका से एक दो उदाहरण ले लेंगे, कहेंगे देखो इन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं करी थी तब भी आज ये बिलियनियर्स हैं। वो एक दो उदाहरण हैं। आपको पता है दुनिया की स्टार्टअप कैपिटल क्या है? आपको पता है बड़े बड़े इनोवेशन सब कहां होते हैं? आपको पता है दुनिया में पीएचडी सबसे ज्यादा कहां निकलते हैं? आपको पता है कि उनकी यूनिवर्सिटीज कैसी होती हैं और टाउनशिप सी होती हैं पूरी? वहां लोग पढ़ रहे हैं सचमुच, इसलिए अमेरिका आगे है। और भारत इसीलिए पीछे है क्योंकि भारत पढ़ नहीं रहा है। यह बात आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगी। आप कहेंगे क्या अमेरिका इसलिए आगे है कि अमेरिका पढ़ रहा है? जी हां, अमेरिका में ज्ञान और सरस्वती के पीछे पीछे धन और लक्ष्मी आए हैं। अमेरिका अपने ज्ञान की वजह से आगे है। आप कहोगे नहीं साहब, अमेरिका तो दुनिया का चौधरी है, पहलवान है, गुंडा है, उसने मिसाइलें और बम बना लिए हैं इसलिए आगे है। मिसाइल कैसे बनती है? मिसाइल कैसे बनती है? आप एक टुटपुंजिया रॉकेट बना के दिखा दो अपने घर में। मिसाइल भी बनाने के लिए बहुत उच्च कोटि का ज्ञान चाहिए साहब। या मिसाइल ऐसे ही बना लोगे? मिसाइलों की मल्टीपल री एंट्री टेक्नोलॉजी होती है जिसपे भारत ने अभी अभी प्रयोग करा है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल कहलाते हैं वो, MIRV। भारत ने उस पर अभी अभी करा है, हम बहुत प्रसन्न हुए। उसमें यह होता है कि एक मिसाइल ऊपर जाएगी, उसमें कई छोटे छोटे वॉरहेड होते हैं और सब वो वॉरहेड फिर इंडिपेंडेंटली जाकर के अलग अलग शहरों पर गिर सकते हैं। हम बहुत खुश हुए। अमेरिका ने 1971 में यह विकसित कर ली थी। इसे ज्ञान बोलते हैं। तो अगर अमेरिका गुंडा या पहलवान भी है तो ज्ञान के कारण है। ज्ञान पहले आता है, फिर ज्ञान से आदमी पहलवान बना है। ज्ञान को तो हमारे घरों में, हमारे पूरे संस्कृति में कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। किसी को ज्ञानी बोल दो तो जैसे गाली दे दी उसको, ऐसे ही करते हैं ना, चले ज्यादा ज्ञानी मत बन। सबसे बड़ा ज्ञानी अमेरिका है, इसलिए आज अमेरिका वहां बैठा हुआ है। और ज्ञानी नहीं बनोगे तो क्या बनोगे? गंवार, जुगाड़ू, फूहड़। वही भारत बन गया है। मेरा बैचमेट था IIT का, अभी पिछले साल की बात है, वो आया, मैंने कहा तुम्हें ऋषिकेश घुमाऊंगा। वो बहुत IIT पूरी होते ही वो चला गया था, फिर वहीं से उसने मास्टर्स की, वहीं PhD की, फिर वो वहीं पर अपना जम गया। तो आया, मैंने कहा तुम्हें ऋषिकेश घुमाऊंगा। मैं उसको लेकर के गया, अलग से एक वहाँ पर विला लिया, उसको वहाँ मैंने ठहराया। 20-25 साल पुरानी सब बातें। उसको ऋषिकेश घुमाया। वो बोला कि बहुत अच्छी बात है, अच्छी जगह है, सब ठीक है, पर बोला देखो ऐसी जगह अमेरिका में हर 10 किलोमीटर पे हैं। मेरा थोड़ा दिल से टूट गया, थोड़ा मुझे अपमान भी लगा।
शायद मेरा मित्र कुछ अतिशयोक्ति कर रहा हो जब वो कह रहा है कि हर 10 किलोमीटर पे है, पर जो उसकी बात थी वो अपनी जगह वाजिब थी। और बोला कि अमेरिका में जब ऐसी जगह होती है ना तो बहुत ज्यादा साफ होती हैं। आपको मालूम है दुनिया के जो अच्छे शहर हैं पश्चिमी, उनमें अगर AQI 10 पार कर जाए तो सरकार तक बात पहुंच जाती है और मेयर वहां का इस्तीफा दे देता है। लोग विरोध करते हैं, आंदोलन हो जाता है कि AQI 10 हो गया। अच्छे शहरों में AQI <1 होता है। जांच लीजिएगा अगर लग रहा हो कि मैं कोई बहुत दूर की बात कर रहा हूं तो। अच्छे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स <1 होता है। और उत्तर भारत में अगर 400 से नीचे हो जाए तो हम कहते हैं आज हवा कितनी सुगंधित और साफ है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल रखा है कि 50 से ऊपर गया और तुम मरे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी से 10-15 साल कम हो चुके हैं। प्रतिदिन जो आप जी रहे हो उत्तर भारत में, हर दिन पे आपकी जिंदगी से कुछ घंटे कम हो रहे हैं, ऐसे समझ लो। अब कैसा लगा सुनने में? आज आप यहां जी लिए ना, आज आपकी जिंदगी से कुछ घंटे कम हो गए यहां जीने के कारण। और अमेरिका की हवा देख लीजिए। लंदन की थेम्स नदी कभी हमारी यमुना से ज्यादा प्रदूषित हुआ करती थी, पर ज्ञान है उनके पास, उन्होंने उसको साफ कर डाला। आज पोर्टेबल वाटर है उसका। पोर्टेबल वाटर क्या होता है कि पी लो। हम जर्मनी से गुजर रहे थे, वहां आसपास ऐसे छोटे मोटे ताल तलैया दिखे जैसे भारत में भी गांव खलिहान में दिखते हैं। तो जो हमारे मित्र थे घुमा रहे थे, बोले थे ये जो पानी है ये पोर्टेबल है। बोले यहां नहाने का और पीने का पानी एक होता है। यहां ये नहीं होता कि नहाने का पानी अलग है या आपने वो लगवा रखा है, क्या बोलते हैं जो किचन में लगता है, हाँ RO प्यूरिफायर लगा हुआ है, वो सब कुछ भी नहीं लगता। नहा रहे उसी को पी लो। इतना साफ है, हवा साफ है, पानी साफ है। और ये तब जबकि उनका जबरदस्त औद्योगिकीकरण हो चुका है। कैसे करा उन्होंने ये कि सो मच इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ मिनिमम एमिशंस कैसे करा? उसके लिए ज्ञान चाहिए। और जुगाड़ बोलेगा पैसा कमा लेना कैसे भी, उसके लिए पॉल्यूशन होता हो तो हो। ये भारत है। पैसा कमाना है मुझे, उससे पॉल्यूशन होता हो तो हो। गंगा कैसे प्रदूषित हो गई? गंगोत्री से प्रदूषण चल रहा है क्या? गंगोत्री से चल रहा है। और गंगोत्री से कानपुर पहुंचते पहुंचते गंगा की हालत खराब हो जाती है। क्यों? बीच में सब भारत के जुगाड़ू बैठे हुए हैं, उद्योगपति। वो अपना अपना काम करके सारी गंदगी डाल देते हैं। और यही नहीं कि सिर्फ उद्योग डाल रहे हैं, शहरों का भी कूड़ा और मल बाकायदा जो शहरों की संस्थाएं हैं आधिकारिक सरकारी, वो गंगा में जाकर के बहा देती हैं। ये होता है जब ज्ञान नहीं होता। उन्होंने अपनी थेम्स क्यों साफ करके रखी हुई है? क्योंकि उनको पता है कि उसका दुष्परिणाम क्या होगा। हमें कुछ नहीं पता। हमारा मीडिया तो हमको दिखा रहा है कि ये देखो ये फलानी है, वो पाकिस्तान से आई थी, आज उसने साड़ी कौन सी पहनी है। यमुना का पानी क्या कर रहा है हमारे साथ, या कानपुर का पानी क्या कर रहा है हमारे साथ, इसका ज्ञान हमें है क्या? ना हमें ज्ञान है, ना हमारे परिवार में समाज में ज्ञान की कोई इज्जत है। GD अग्रवाल का नाम सुना है आपने? नहीं सुना क्योंकि मीडिया ने आपको अभी सुनाया नहीं। उनका IIT BHU IIT रुड़की से संबंध था और विदेश की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, उसका आप नाम खोज लीजिएगा, वहां से भी वो शायद PhD करे हुए थे। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य थे। 111 दिन तक उपवास करके उन्होंने जान दे दी अपनी गंगा के लिए। ना भारतवासियों ने सुना, ना भारत की सरकार ने सुना। अभी 2018 में 111 दिन तक वो बोलते रहे कि मैं जानता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं रिसर्चर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं सब कुछ हूं, और मैं खुद सरकारी ओहदे पर था पोल्यूशन कंट्रोल के। मेरी सुनो, तुम अपनी गंगा को मार रहे हो। वो 111 दिन तक बिना खाए पिए बैठे रहे, सरकार ने उनसे बात ही नहीं करी, वो मर गए 2018।
एम्स ऋषिकेश में मर गए। ये हम अपने ज्ञानियों की इज्जत करते हैं। किसी और देश में यह होता कि वहां का एक टॉप साइंटिस्ट आमरण अनशन पे बैठा हुआ जान दे रहा है, सरकार गिर जाती। पर हमें ज्ञान से क्या लेना देना। आईआईटीएन की भी इज्जत बस इसलिए क्योंकि वो पैसा कमाता है। आपको आईआईटीएन भी मिल जाए, जो पैसा ना कमाता हो, आप उसकी भी इज्जत नहीं करेंगे। अमेरिका में कभी शॉपिंग मॉल में जाइएगा और वहां देखिएगा कि सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर होती है। वहां ताज्जुब की बात नहीं, आपको सबसे ज्यादा भीड़ किसी किताबों की दुकान में मिले। वो पढ़ते हैं। जो किंडल है पूरा, ताकि आप आराम से पढ़ सको, ये किसने इजाद करा? अमेरिका की एक कंपनी ने, क्योंकि उन्हें पढ़ना है। वो कहते हैं मैं फ्लाइट में हूं, मैं तो भी पढ़ूंगा, मैं हर जगह पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना है। वो एक नॉलेज बेस्ड कंट्री और एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। हम जुगाड़ बेस्ड हैं। हमें कुछ भी करके बस पैसा चाहिए, चाहे घूस से आए, चाहे गंदे काम से आए, चाहे गंदगी फैला करके आए। पैसा आ रहा है ना, काफी है। मैं अमेरिका का गुणगान और यशोगान करने के लिए नहीं बैठा हूं। दूसरे मौकों पे मैंने अमेरिका की कड़ी निंदा करी है, बहुत मुद्दों पर भर्त्सना करी है। मुझे मालूम है उनमें कहां कहां खोट है। पर आज जो बात हो रही है उसमें हमें उन सब लोगों से सीखना पड़ेगा जो ज्ञान को इज्जत देते हैं। टीवी पे आपके जो कार्यक्रम आते हैं उनमें ज्ञानवर्धक कितने होते हैं और मसालावर्धक कितने होते हैं? सब कार्यक्रम बस उत्तेजनावर्धक होते हैं। ज्ञानवर्धक कौन सी चीज आप देखना पसंद करते हो? ज्ञान तो आया नहीं कि नींद आ जाती है। रिसर्च पेपर तक तो हमारी यूनिवर्सिटीज में चोरी करके, कॉपी करके पब्लिश हो जाते हैं। प्लेजियरिज्म माने कंटेंट चुरा करके अपने नाम से छाप देना, भारत में एक भारी बीमारी है। किताबें किसी और का माल लेकर के चुरा के छाप देंगे, कुछ कर देंगे। अभी पता लगा हमारी ही किताबें, अब इतना बोला है, मैंने इतना बोला है कि उसमें से तुरंत पकड़ पाना ही मुश्किल होता है किसी ने कहां चुराया। पता चला कि एक सज्जन है जो कहीं से एक चैप्टर उठाते हैं, किसी दूसरी किताब से कोई और चैप्टर उठाते हैं, सबको आपस में मिलाते हैं, अपने नाम से छाप रहे हैं। और लोग उनको कह रहे हैं ये उभरते हुए उदीयमान लेखक हैं, प्रतिभाशाली। चल रहा है भाई, उनकी किताब बिक रही होगी, उससे पैसा आ रहा होगा, इतना काफी है। जुगाड़ चाहिए, पैसा बन जाए बस। अपना नया कुछ नहीं करना, सीखना कुछ नहीं है। कुछ ऐसा लेकर के नहीं आना है जिसमें सचमुच वैल्यू हो। चोरी करो, धोखा दो, गर्दन काटो किसी की, मिलावट करो। मिलावटी माल सबसे ज्यादा किस देश में मिलता है बताइएगा? चाहे आपका हींग हो कि गुड़ हो, हल्दी हो, और कुछ भी बोल दो। ये जो आप दूध वगैरह बाजार से खरीदते हो, सबसे ज्यादा मिलावट कहां होती है? और जो मिलावटी लोग हैं वो सब करोड़पति हुए बैठे हैं। करप्शन इंडेक्स में देख लीजिएगा भारत कहां आता है। सरकार हो कि ब्यूरोक्रेसी हो कि व्यापार हो, देख लीजिए क्या चल रहा है वहां। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर हंगामा है। ऐसे तो हमारे यहां पैसा बनता है। प्रकृति का नाश करवा लो, वैसे हमारे यहां पैसा बनता है। अमेरिका को कभी आपने ऐसा सोचा ही नहीं। अमेरिका की फोटो आती है तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ इमारतें खड़ी हैं बड़ी बड़ी। वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो तो आपने कभी देखा ही नहीं ना। अब मैं बार बार अमेरिका बोलूंगा तो लोग बोल देंगे ये बड़ा आया ज्ञानी अमेरिका का चमचा। तो और देशों की भी बात कर लीजिए, कनाडा की बात कर लीजिए, पूरे पश्चिमी यूरोप की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए। वो सिर्फ विकसित नहीं है, वो बहुत सुंदर भी हैं प्राकृतिक तल पर। उन्होंने अपनी प्रकृति को बहुत प्रेम से संरक्षण दिया है। उनकी नदियां देखिए, उनके जंगल देखिए,
उनकी बायोडायवर्सिटी देखिए, और देखिए कि हम अपने पहाड़ों के साथ क्या कर रहे हैं, देखिए हम लद्दाख के साथ क्या कर रहे हैं, देखिए हमने उत्तराखंड के साथ क्या करा है, देखिए हमने शिमला के साथ क्या करा है। और फिर वहां भी जाकर देखिए कि उन्होंने अपनी प्राकृतिक राशि को कितने दुलार से बचा कर रखा है। सड़क पार करनी है ना, तो जानवरों के लिए वो ग्रीन ब्रिज बनाते हैं सड़क के ऊपर से, कि कहीं ऐसा ना हो कि जानवर सड़क पर आ जाए, बेचारा मारा जाए। और वो जो ग्रीन ब्रिज है उसको बना पूरा तब माना जाता है सिर्फ जब ये प्रमाणित हो जाए कि जानवरों ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि जानवरों के साथ अब जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो जो ओवरहेड ऐसे ब्रिज बनाया जाता है उस पर तरह तरह के लताएं लगाई जाती हैं और अगल बगल पेड़ लगाए जाते हैं, उसको पूरा ग्रीन कर दिया जाता है ताकि पशु को ऐसा लगे कि ये जंगल ही है, प्राकृतिक ही है। और फिर पशु उसको, और उसको इतना मजबूत बनाया जाता है कि उस पर भारी जानवर भी निकल जाए, उसको पूरा हरा करा जाता है और इतना मजबूत बनाया जाता है कि भारी जानवर भी इसके ऊपर से निकल जाए। वो इतनी कद्र करते हैं अपनी प्रकृति की, और हमें तो प्रकृति का भी दोहन करके बस जेब भरनी है। अपने युवाओं को यही तो सिखा रहे हैं, कुछ भी करके बस जेब भरो, जंगल काट के जेब भरो। हसदेव में देख लीजिए क्या कर रहे हैं, जंगल काटो जेब भरो। एक बतख पार कर रही हो सड़क अपने चूजों के साथ, इधर ट्रैफिक रुक जाएगा 15 मिनट को, उधर ट्रैफिक रुक जाएगा 15 मिनट को। जब वो पूरी निकल जाएगी तो लोग निकलेंगे। और सच पूछिए ना तो हमसे बहुत सीधे लोग होते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं तो बहुत लोग कहेंगे ये राष्ट्रद्रोही है, एंटी नेशनल है, ये कह रहा है कि अमेरिका वाले सीधे होते हैं, भारत वाले टेढ़े होते हैं। पर सच बोलना मेरा दायित्व है तो बोले देता हूं, जितना जुगाड़ छल कपट हमने अपनी व्यवस्था में बना रखा है ना, उतना नहीं होता और देशों में। कुछ देशों में होता होगा, अपवाद होते होंगे, पर कम से कम पढ़े लिखे विकसित देशों में उनको हमारा छल कपट समझ में ही ना आए। विदेशी भारत आता है तो बहुत लुटता है। भारतीय जब विदेश जाता है तो वहां से शिक्षा पाता है, अवसर पाता है, धन कमाता है, यही होता है ना। जब भारतीय बाहर जाता है तो देखिए उसको कैसे अनुभव मिलते हैं, और जब विदेशी कोई भारत आता है तो खूब लुटता है। खासकर धार्मिक जगहों पे तो ऐसा लूटा जाता है कि पूछो मत। और अभी वो कहाँ की महिला थी जो आई थी जिनका गैंगरेप ही कर दिया? स्पेन की आई थी, उनका गैंग। भारतीय महिला अमेरिका जाएगी, उसका गैंगरेप नहीं होगा, पर विदेश की महिला भारत आती है तो उसका गैंगरेप हो जाता है। तो बताइए सीधा कौन है, भारत वाला या विकसित मुल्कों वाला? और वो सीधा इसलिए है क्योंकि वो सीधा रास्ता लेता है। सीधा रास्ता ज्ञान का है, टेढ़ा रास्ता जुगाड़ का है। बच्चों के साथ बातचीत करिए, बच्चों में जिज्ञासा जागृत करिए, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। पढ़ना माने स्कूल वाला ही पढ़ना नहीं, वो घर में भी पढ़ें। किताबें किस लिए होती हैं? किताबों से अच्छा मित्र कोई होता है? और पैसे के चकाचौंध से बच्चे को दूर रखिए। उसके बाद जब वो बड़ा होगा तो ये नहीं कहेगा कि मुझे तो बस जुगाड़ करके स्टार्टअप बनानी है। स्टार्टअप से मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं चाहता हूं और ज्यादा स्टार्टअप्स हों, बहुत अच्छी बात है, और यूनिकॉर्न्स भी हों, लेकिन ऐसे नहीं कि क्या करती है तुम्हारी स्टार्टअप, सब स्मार्ट एप्स बना रहे हैं बस। स्टार्टअप पूरा जो इकोसिस्टम भारत में वो क्या है? इनोवेशन है क्या उसमें? अब स्टार्टअप बन रही है कि तुम बटन दबा दोगे तो कोई आके तुम्हारे घर तुम्हारी गाड़ी साफ कर देगा। इससे इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है, कितना हो रहा है बताओ मुझे? पर ये कंपनी चल जाएगी क्योंकि लोगों को गाड़ियां साफ करवानी है। तो अच्छा बिजनेस आइडिया है कि मैंने स्टार्टअप क्या करा है, एक ऐप बनाई है। वो ऐप क्या करती है? आप उस पर अपना घर डाल दोगे और पता और समय बता दोगे तो वो आएगा और गाड़ी का नंबर लिख दो, गाड़ी आपकी साफ करके चला जाएगा। ये अब ये
इसमें और गूगल में कुछ अंतर होगा ना? गूगल भी एक स्टार्टअप था और ये भी एक स्टार्टअप है, दोनों में अंतर समझ पा रहे हो कितना है? गूगल ने वैल्यू एडिशन करा है, इसमें कितना वैल्यू एडिशन है? कोई आके तुम्हारी गाड़ी साफ करके चला गया। और भारतीय स्टार्टअप सब, कोई आएगा तुम्हारे घर खाना पहुंचा जाएगा। अब वो $1 बिलियन वैल्यूएशन हो गया होगा, लेकिन इसमें तुमने कौन सा तीर मार दिया है कि रेस्टोरेंट से उठा कोई तुम्हारे घर खाना पहुंचा रहा है? लेकिन कद्र बहुत है। अरे वाह, कितना गजब का काम कर दिया, गजब का काम कर दिया। क्या कर दिया? कह रहे वो वेज बिरयानी घर पे दे देता है सीधे। गजब का काम कर दिया। इसमें और एप्पल और गूगल में कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमारा स्टार्टअप भी उनके स्टार्टअप से अलग है। उनका स्टार्टअप नॉलेज बेस्ड है, हमारा स्टार्टअप जुगाड़ बेस्ड है। बच्चों को सही संस्कार दीजिए, ज्ञान के प्रति उनमें सम्मान का भाव दीजिए, फिर आगे बहुत कुछ ठीक चलेगा। पैसा बुरी बात नहीं, लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, लक्ष्मी को सरस्वती के पीछे पीछे ही आना चाहिए। जब बिना सरस्वती के लक्ष्मी आ जाती हैं तो परिणाम घातक होता है।